नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे देश के आकांक्षी जिलों की। आकांक्षी जिला कार्यक्रम की बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत दुनिया की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और वर्ष 2024-25 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 का बजट पेश करते हुए कहा भी कि देश के अत्यंत दुर्गम और पिछड़े जिलों के निवासियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने का सपना या महत्वाकांक्षी जिला कार्यक्रम बहुत कम समय में अब साकार हो रहा है। 112 आकांक्षी जिलों के 95% हिस्से में स्वास्थ्य, पोषण, वित्तीय स्थिति और आधारभूत ढांचा जैसे क्षेत्रों में खासी प्रगति हुई है। आकांक्षी जिले देश के विकास में गतिरोधक के बजाय गतिवर्धक बन रहे हैं। कैसे बन रहे हैं? आकांक्षी जिलों में क्या बदलाव हो रहा है? मुद्दा आपका में आज इसी को समझने की कोशिश करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश रंजन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो वरिष्ठ सलाहकार हैं आकांक्षी जिला नीति आयोग से। आपका स्वागत है। और साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई हैं वर्नाली डेका जी, जो डीसी हैं कोकराझार जिला आसाम से। वर्नाली जी, आपका भी स्वागत है संसद टीवी पर। हम बात करेंगे सुशांत गौरव जी से, जो डीसी हैं सिमडेगा जिला झारखंड से। आपसे भी हम बात करेंगे सुशांत जी, और समझना चाहेंगे कि सिमडेगा में अगर कोई ऐसा जिला है तो वहाँ क्या परिवर्तन हो रहा है और किस तरह से एक बदलाव की जो बात की जाती है उसमें क्या बदलाव आ रहा है। लेकिन सबसे पहले बात मैं राकेश जी आपसे समझना चाहूँगा कि आकांक्षी जिले की जो बात होती है तो ये कार्यक्रम क्या है और कैसे कोई आकांक्षी जिला तय होता है? जी मनोज जी, धन्यवाद। आकांक्षी जिला कार्यक्रम जब शुरू करने की बात हुई तो इसके पीछे भावना ये थी जी कि देश के जो दुर्गम और जो मुश्किल जिले हैं, जी जहाँ की ऐसे कई पैरामीटर, ऐसे कोई मानक जो वहाँ की साधारण जनता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, परंतु उसमें उन मानकों में वो जिले पीछे रह गए हैं। वहाँ पर ऐसा क्या राज्य सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जो अभिन्न अंग है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला प्रशासन, जी ऐसे क्या करे जो पब्लिक को भी साथ में सम्मिलित करके इन जिलों का विकास बहुत तेजी से करे। तो जो इनका चयन था वो चयन तो 2018 के जो उस समय के आंकड़े थे, ऐसे 7-8 जो पब्लिश्ड आंकड़े थे, उनके हिसाब से ऑब्जेक्टिव ढंग से सभी राज्यों में देखा गया कि ऐसे पिछड़े बहुत सारे जिले हैं, वो कौन कौन हैं। जी और जब एक बार राज्यों का चयन कर लिया गया तो देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बड़ी बातें हैं, कोई भी जब हमसे पूछते हैं कि इस प्रोग्राम में आखिर नया क्या है, जी तो पहली चीज है कि ये पिछड़े जिले थे लेकिन इनको आकांक्षी जिला कहा गया। इसके पीछे भावना यह है कि अगर आप किसी को भी यह कहते रहें, इस बात की आशा दिलाएं कि उनके ही प्रयासों से एक बहुत डेवलपमेंट का लक्ष्य वो जल्दी प्राप्त कर सकते हैं, जी तो वो बहुत सकारात्मक ढंग से एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया का फल सबको मिलता है। दूसरी जो इसमें बात की गई, जो इसमें कई इनोवेशन, जो गवर्नेंस रिफॉर्म की इसको इनोवेशन कहते हैं, जी वो ये कही गई कि यह डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने, राज्य सरकारों ने और हमारी टीम ने यह चयन किया कि किसी भी साधारण मनुष्य की जिंदगी में ऐसी क्या चीजें हैं, ऐसे क्या मानक हैं जी जिसके पर हमें जोर देना चाहिए, हमें सुधार देना चाहिए। और जैसे कि आपने शुरू में ही बताया, स्वास्थ्य है, पोषण है, जल है, फाइनेंशियल इंक्लूजन है और स्किल है और जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इस तरह की चीज, और स्कूल एजुकेशन है। जी तो ये जो सारी चीजें हैं, इसके मानक एक आम आदमी की जिंदगी में बहुत ही महत्व रखते हैं। तो इनके इंडिकेटर चुने गए और जो नई बात हुई इसमें ये कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपनी टीम को लगाकर यह देखा कि आज की 2018 में वो कहाँ थे, और फिर ये देखा कि 2018 में बाकी जो जिले हैं वो कहाँ पहुंच गए हैं, जो अच्छे जिले हैं वो कहाँ पहुंच गए, जी दुनिया कहाँ पहुंच गई और इस देश के अच्छे जिले कहाँ पहुंच गए। तो इससे एक आभास हुआ कि हमारे लिए करने को बहुत कुछ है। और फिर इसमें जोर इस बात का दिया गया कि अगर आप लगातार अच्छा करें तो आपकी जो अच्छी रैंकिंग होगी, हर एक जिले की इसमें रैंकिंग की गई और रैंकिंग से जिला अधिकारियों को यह बहुत बड़ा बल मिला कि वो अपनी टीम को कैसे प्रोत्साहित कर पाए। जी तो आप देखिए इन प्रोग्राम में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि इसमें कोई विशेष धनराशि नहीं लगाई गई।
इनफैक्ट सरकार के जो बहुत सारे जो चलने वाले प्रोग्राम हैं, इन्हीं प्रोग्राम के अंतर्गत इस प्रोग्राम में काम किया गया और इसी प्रोग्राम का फल है कि और कोई बहुत नए जी इसमें लगाने की बात हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी जो जिले की जो संरचना होती है, जो जिले का एक जी रंजन एडमिनिस्ट्रेटिव जी स्ट्रक्चर होता है, जो जी उनका प्रशासनिक जो एक तरीका है, जी उसी तरीके के अंतर्गत काम किया। लेकिन इन 3-4 बातों को कि हमें किस पर फोकस करना है, हमें एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट लाकर अपने जो जिले के अधिकारी हैं उनको कैसे प्रोत्साहित करना है। आपके साथ जो 2 लोग हमारे को पैनलिस्ट हैं, जी उन्होंने इस विषय में बड़ा अग्रणी और वो काफी आपको बता पाएंगे कि उन्होंने प्रोत्साहन की जी भावना और राकेश इस जी तरह की चीज राकेश कैसे जी लाएं। मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगा, अभी दोनों अपने खास मेहमानों से मैं बात कर लूं, एक झारखंड से हैं, एक आसाम से हैं, समझ लूं कि वहां जमीन पे क्या बदलाव हो रहा है। आपसे भी मैं ये जानना चाहूंगा बाद में कि आखिर जो कार्यक्रम है, आकांक्षी जिला जो कार्यक्रम है, उसका परिणाम क्या हुआ, क्या जमीन पे कोई बदलाव हुआ। लेकिन सबसे पहले बरनाली जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आसाम में क्या कोई ऐसा जिला है जो आकांक्षी जिले के रूप में चुना गया हो और उसमें क्या बदलाव देखने को मिला। जी, जैसे कि राकेश रंजन सर ने अभी बताया, तो 112 जिलों में से 7 जिले असम से चुने गए थे इस प्रोग्राम में, और उसमें से एक्चुअली 2 जिलों में मैं डीएम रही हूँ और लास्ट में अभी ग्वालपारा जिले में थी। और इसमें जैसे सर ने बताया है, कई सारे नए नवाचार हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, लॉट ऑफ इनोवेशंस। और इसमें दूसरी बात यह है कि जैसे ही हमने इस पे मेजरमेंट स्टार्ट किए, केपीआईज जो है, जो इंडिकेटर्स है, इस पे जैसे ही हमने मेजरमेंट स्टार्ट किए, तो हम लोगों ने देखा कि जो डिपार्टमेंट्स है उसके परफॉर्मेंसेस इंक्रीज होते गए, बढ़ते गए परफॉर्मेंसेस। और दूसरा इसमें ये बेनिफिट हम लोगों को मिला कि जैसे हमने मेजर किया, तो राकेश रंजन सर है, जो नीति आयोग का टीम है, हमेशा हमारे पीछे लगे रहते थे, एवरी वीक के परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है। तो कई बार अगर हमारा जो नॉर्मल तरीका है उससे अगर नहीं हो रहा था, तो हम लोग हम पे बना रहता था कि कुछ न्यू इन्वेंट करो, कुछ इनोवेशन इस पे करिए आप लोग। जैसे कि रास्तों के केस में मैं बताना चाहूंगी कि हमारा जो मेन ब्रिज है ग्वालपारा का, जो कनेक्ट होता है बाकी जगहों से, वो टूट गई थी। तो उसके बाद हम लोगों के पास कोई स्टोन या रॉ मटेरियल नहीं मिल रहा था जिससे हम लोगों की पीएमजीएसवाई रोड कंस्ट्रक्शन कैसे करें। तो उसमें हम लोगों ने वेस्ट प्लास्टिक टेक्नोलॉजी, ग्रीन टेक्नोलॉजी, सेल फील टेक्नोलॉजी, आईसीबीपी, ये सब इंट्रोड्यूस किया और ग्वालपारा जिला असम का पहला जिला बना जिसमें ये ग्रीन टेक्नोलॉजीज यूज हुए। तो ऐसे कई नवाचार, कई इनोवेशन हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किए, और इसके वजह से ग्वालपारा के पैरामीटर्स अगर आप देखेंगे, जो शुरू में मार्च 2018 जब से शुरू हुआ है और आज तक पूरे में जो है ग्वालपारा के कई पैरामीटर्स जो स्टेट के बेस्ट हो या फिर 100% हम लोग अचीव कर चुके हैं। जी सुशांत जी, अगर मैं झारखंड की बात करूं तो झारखंड में ऐसे जिलों की स्थिति क्या है, क्या बदलाव वहां पर हुआ, क्या वहां स्वास्थ्य सेवाओं में बदलाव हुआ, शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हुआ, आधारभूत ढांचा में कोई बदलाव हुआ? जी मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं कहूंगा कि जो 5 प्रमुखता जो हमारे इंडिकेटर्स हैं मेजर, उसके अलावा बहुत सारे माइनर है, 49 हम लोग कह सकते हैं। लेकिन अगर एक जिस्ट के रूप में कहा जाए तो बहुत लार्ज स्केल पर इसको डेवलपमेंट हम लोगों ने देखा। अगर कोई सडनली आके देख के बोलेगा तो उसके लिए कहना मुश्किल है, लेकिन जो यहाँ डे टू डे इसमें जी रहा होता है, जो उसको फील कर रहा होता है, वो चेंज को अप्रिशिएट कर सकता है अच्छे तरह से। जी। इसके लिए अगर एक छोटी सी एग्जांपल लें तो अगर 2018 में आप किसी भी जिले को, मैं सिर्फ अपने जिला नहीं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, इन सभी 112 जिलों के अगर हॉस्पिटल्स को 2018 के फोटो और आज के फोटो देखें तो हम लोग सभी हॉस्पिटल में देखेंगे बेड की सुविधा अच्छी होगी, सफाई बेहतर हुई होगी, मैन पावर बढ़े होंगे, वहां पर ऑक्सीजन प्लांट भी हो सकता है लगा होगा, कॉन्सेंट्रेटर, वॉट एवर इट इज, जो नीड ऑफ द आवर है, हम कदम से कदम मिलाकर उस जगह पर आज रखें। तो ये पहला हेल्थ का एक बेसिक चीज आपको बता रहे हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर के जो भी स्टेप्स हम लोग लिए हैं, एग्रीकल्चर स्टेप्स के आधार पर ये सिर्फ ऐसा नहीं होता है कि सिर्फ एग्रीकल्चर पर वो फोकस होता है, उसका इम्पैक्ट हेल्थ पर होता है, उसका इम्पैक्ट न्यूट्रिशन पर होता है, उसका इम्पैक्ट एजुकेशन पर होता है, एंड देयर आर लॉट मेनी वेज, जैसे डिस्पोजेबल इनकम ऑफ द फार्मर्स बहुत बढ़ता है। तो एक छोटी सी एग्जांपल अगर हम बताएं तो सोलर लिफ्ट इरिगेशन, हम लोग यहाँ बगल में एक संख नदी बहता है, संख नदी जो है वो पेरेनियल रिवर है, मतलब सालों भर उसमें पानी आती है जी। उसके पानी को लेकर हम लोग लिफ्ट इरिगेशन लगाया, तो करीब 500 की संख्या में हम लोगों ने ऐसा लगाया है, तो करीब 10,000 एकड़ में अब सालों भर खेती होती है, 2 से 3 जो कि परती या उसको फैलो लैंड लोग छोड़ते थे। अब उससे क्या हुआ कि यहाँ पर खेल ऑलरेडी काफी डेवलप्ड है, सिमडेगा जो है वो पूरे देश में
हॉकी के लिए फेमस है, तो यहाँ पर हॉकी के खिलाड़ियों को बेहतर न्यूट्रिशन मिलेगा, दे विल परफॉर्म इवन बेटर एट द कटिंग एज लेवल, जितना हाई लेवल जाएंगे जी। इसके अलावा जो हमारे यहाँ जिला पोषण और अनीमिया दोनों में बहुत बुरी तरह से ग्रस्त रहा है। परसेंटेज वाइज हम लोग हमेशा अमॉन्ग द टॉप 10 जिला इन द कंट्रीज में हम लोग काउंट होते हैं। समय के साथ इसमें परसेंटेज वाइज भी अगर देखें तो 8 to 10% की कमी आई है। संख्या बहुत अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत है। अगर कोई सीवियर है तो वो मॉडरेट में आ गया है, इसका मतलब वो जल्दी उसको ट्रीट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द इम्पैक्ट इज ऑल अबाउट। तो अगर इसे ग्रेजुअली देखें तो और बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर हम लोग सभी स्कीम्स को बेहतर तरीके से, जो कुछ टूल्स जो हम लोगों को इस प्रोग्राम में बताया गया है वो टूल है जैसे कन्वर्जेंस, इनोवेशन, कॉम्पिटिशन एंड मॉनिटरिंग, तो चीजें वही हैं, तरीका वही है, उसको एक नए अंदाज में, एक टीम वर्क के भावना से, एक कंपटीशन की भावना से कि अगर वो जिला अच्छा है तो हम क्यों नहीं करें, उनको भी वही फंड वही स्कीम मिल रहा है, हम लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो एक कंटिन्यूअस नीति आयोग की मॉनिटरिंग और उनके द्वारा प्रोत्साहन दिया जाना एक उसी चीज को एक बहुत बेहतर इम्पैक्ट हुआ। तो इट वाज ए फन हैविंग बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस प्रोग्राम। और जितने भी जिला के कलेक्टर्स हैं सभी लोगों ने इसको बहुत ही तहे दिल से एंजॉय किया, और ये बहुत ही कंस्ट्रक्टिव, मतलब इसमें जरा भी वो जलन की भावना कभी नहीं रही, क्योंकि लगातार कभी कोई आज ये है कल वो है, तो इट्स ऑलवेज की योर चांस विल ऑलवेज कम, आप बस कंटिन्यूअसली इस काम में लग रही है। तो इट हैज बीन अ फैंटास्टिक जर्नी फॉर ईच एंड एवरीबॉडी, और लोगों ने इसे देखा, परखा और सराहा भी है इस स्कीम। जी जी, बिल्कुल। अगर आकांक्षी जिलों की हम बात कर रहे हैं तो देश के विकास की जब बात करते हैं तो उसमें इन आकांक्षी जिलों की बहुत बड़ी भूमिका है। खासतौर से आर्थिक सामाजिक दृष्टि से इन जिलों को पिछड़ा हुआ माना जाता है, लेकिन इसमें अपार संभावनाएं भी हैं। राकेश जी, अगर मैं आपसे राष्ट्रीय स्तर पर जानना चाहूं, क्या लोगों की जिंदगी में आर्थिक रूप से कोई बदलाव हुआ? जैसे मेरे पास एक आंकड़ा है कि पिछले 4 सालों में देश के लगभग हर आकांक्षी जिले में जनधन खातों में 4 से 5 गुना की वृद्धि हुई है। क्या बदलाव आया आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से क्या बदलाव आया है? देखिए मनोज जी, ये सारी जो सामाजिक और आर्थिक चीजें हैं आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आप किसी की आर्थिक उत्थान कर लें तो सामाजिक उत्थान भी हो जाएगा। जो पॉइंट यहाँ पर जो हमारे दो पैनलिस्ट कह रहे हैं जी, कि साधन वही, सारी चीजें, सारी व्यवस्था वही, लेकिन अगर आप किसी भी स्कीम को सकारात्मक ढंग से चलाएंगे और उसकी सकारात्मक संरचना करेंगे तो विकास तो होकर ही रहेगा। और यह प्रोग्राम इसी बात का परिणाम है कि आप चाहे सामाजिक में देखिए, जैसे कोई जिला है उड़ीसा का, उसने बाल विवाह को रोकने में काम किया। एक कंपटीशन हमारा ये होता है कि किस राज्य में, किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज्यादा इनोवेशन हुआ। एक उसके लिए सभी आकांक्षी जिलों की एक प्रतियोगिता होती है, उसमें हमारे जो जिलाधिकारी हैं बहुत बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं। और अगर आज आप जिलाधिकारी हैं तो आपके लिए यह प्रोग्राम एक बहुत ही बड़ा बल देने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि इस प्रोग्राम के तहत उन्हें इस बात से इनेबलिंग फैक्टर मिलता है कि वो अपने पूरी टीम को कैसे मोटिवेट कर पाए। तो अगर जैसे इंडिया एसडीजी की हमारी कमिटमेंट है कि मैं एसडीजी 2030 तक, या जो भी जैसे जैसे जिन जिन आंकड़ों के जो कमिटमेंट हैं उसको हम कैसे पूरा करेंगे अगर हमारे पिछले जिले बहुत पिछड़े रह जाए। तो इस बात की मैं बार बार दर्शकों को और आपको ध्यान दिलाता हूँ कि अगर किसी भी जिले को ये कहा जाए कि तुम बहुत पिछड़े हो, जैसे कि हम पिछले कई वर्षों से कहते आ रहे थे, तो एक निराशा की भावना जागती है। लेकिन अगर आप उन्हें कहें कि देखिए आप पिछड़े हैं, अभी तो यहाँ हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत आकांक्षा है, इसमें आप पब्लिक को जोड़िए, इसमें लोकल एमएलए को जोड़िए, इसमें लोकल लीडर्स को जोड़िए, इसमें वहाँ के यूथ को जोड़िए। तो उससे क्या होता है कि अगर जिसको भागीदारी वाली जो शासन कहते हैं, प्रशासन कहते हैं, अगर आपने इस प्रोग्राम में इसको करने की भावना पर बल दिया गया जी, इसके कारण क्या है, जैसे कि सुशांत कह रहे थे, अगर आप किसी स्कूल में जाएं कि जहाँ की कोई भी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, वैसे तो कोविड हो गया तो बहुत सारे स्कूल हमारे बंद हैं, लेकिन जो स्कूल की इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे कि एनिमल हस्बेंड्री है, अगर आप उसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के डेटा देखें तो जिसमें आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधरेगी अगर आपने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की जो आंकड़े हैं उसमें अगर सुधार लाएं, अगर एनिमल की वैक्सीनेशन में सुधार लाएं, अगर फाइनेंशियल इंक्लूजन में इतने सारे खाते खुले जैसे कि आप कह रहे हैं, और जो सच है कि बहुत सारे जिलों में 4 से 5 गुना बढ़ गया ये जो जनधन खाते हैं। बहुत जिलों में अगर आप देखें पर लाख पॉपुलेशन, तो अटल पेंशन योजना या प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इस तरह की जो स्कीम है, इसका एक समस्या भारत में हमेशा होता है कि
अगर आप किसी चीज को मिशन मोड में नहीं करें तो भारत सरकार और राज्य सरकार की बहुत सारी जो स्कीम होती हैं उसका कोई लाभ नहीं उठा पाते हैं। जी इस योजना में अगर आपने एक पब्लिक मूवमेंट का रूप दिया, अपने जो ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं उनको, अपनी जो आशा वर्कर हैं, अपनी एएनएम वर्कर हैं, उनको आपने कई बार मीटिंग की, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स उनसे मीटिंग करते हैं और कहते हैं कि देखो हमारा जी हमारे यहाँ पीछे हो रहा है, इन बातों में आगे बढ़ना चाहिए। तो अगर किसी ब्लॉक लेवल पर या किसी पंचायत लेवल पर भी लोगों के मन में ये भावना है कि हमें कुछ करके दिखाना है, जी तो लोगों की जिंदगी में काफी का बदलाव आया है। इसके जो इंडिकेटर हैं ये 49 जी इंडिकेटर हैं। कुछ इंडिकेटर अब हम बदल भी रहे हैं, कुछ नए डाल रहे हैं, क्योंकि प्रोग्राम हमेशा चलता रहता है। प्रोग्राम में हमेशा समय समय पर हमें देखना पड़ता है कि कौन सा इंडिकेटर अब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे सैनिटेशन की बात की जाए, घर घर में बिजली पहुंचाने की बात की जाए, कई लोगों ने उस समय, हमें ये चैलेंज भी आया कि भाई आपके जिले इतने पिछड़े हैं कि यहाँ हो ही नहीं सकता है। लेकिन हमारी तो तारीफ जो जिले के जो प्रशासन है उनके लिए है और जो वहाँ की जनता है उनके लिए है कि सब लोगों ने कर दिखाया कि अगर देश में हर घर में अगर बिजली आ सकती है तो आकांक्षी जिला भी पीछे नहीं रहेगा। नहीं बिल्कुल और कई राकेश जी, जिला तो जो बाकी जिले हैं उनसे बहुत आगे हैं। बिल्कुल राकेश जी, जो बात आप कह रहे हैं वो आंकड़ों में भी उभर के सामने आ रही है। यानी जो सरकार की योजनाएं हैं, केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं कि आकांक्षी जो जिले हैं उनमें लोगों के जीवन में बदलाव आए। लगभग हर परिवार को शौचालय मिला है, हर गांव तक बिजली पहुंची है। आकांक्षी जिले में बिजली सिर्फ गरीब के घर में नहीं पहुंची है बल्कि लोगों के जीवन में ऊर्जा का संचार हुआ है। बरनाली जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर बात चाहे हम कृषि की करें, कृषि को लेकर क्या बदलाव हमें आसाम के इन आकांक्षी जिलों में देखने को मिलता है? शौचालय की बात कहती है सरकार, क्या वो बदलाव हमें जमीन पर देखने को मिलता है? जी डेफिनेटली, ये जितने भी 46 इंडिकेटर्स है और ब्रॉडली 7 एरियाज है, 7 एरियाज है, तो सारे में जो बदलाव है वो फील्ड में दिखता है, लोगों में दिखता है। जैसे एक राकेश रंजन सर ने बात कही, योजना को मूवमेंट का रूप दिया गया है। तो हर एक योजना जो भारत सरकार की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, हर एक योजना को एक जन भागीदारी, जन आंदोलन का रूप मिल गया है। क्योंकि हम लोगों का ये था कि हम लोगों को जो असम के 7 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है और जो देश के 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स है उसके साथ compete करना है, और वो तभी हम लोग कर पाएंगे जबकि सरकार का हर एक योजना, हर आम आदमी, इट रीचेस टू द लास्ट कॉमन मैन। ऐसे सिर्फ डिपार्टमेंटल लेवल पे रहने से ये नहीं पॉसिबल हो सकता था। तो जब जाके एंड पॉइंट पे पहुंचा है तभी पॉसिबल हो सकता है। जैसे आपने ऊर्जा की बात की, इलेक्ट्रिसिटी की बात की, तो ग्वालपारा ऐसी जिला है कि एकदम सब तरफ यहाँ पे फॉरेस्ट है, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा है। तो इलेक्ट्रिसिटी ग्वालपारा के केस में यही नहीं था कि इलेक्ट्रिसिटी ने लाइफ को रोशन, इलेक्ट्रिसिटी वाज अ लाइफ सेवर, बिकॉज कई बार जिस गांव में इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी वहां पे हाथी आ जाते थे। वी हैव अ मेजर इशू ऑफ मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट। हाथी को ये लोग बोलते हैं बड़ा बाबा। तो जहां इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, हाथी आके लोगों को कुचल के ऐसे चले जाते थे। तो अब बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि लाइट ऑन रहने से वाइल्ड एनिमल्स नहीं आते, तो ऐसे ऐसे करके अल्टीमेटली जो बेनिफिट आकांक्षी जिलों से मिली है वो जाके कॉमन जो इंसान है, आम आदमी है, उसके लिए लाइफ सेवर तक साबित हुआ है। और कृषि की इन केस ऑफ एग्रीकल्चर ये एक बेनिफिट हुआ है कि जनरली मैंने देखा है कि अभी दिस इज माय 4th डिस्ट्रिक्ट, जनरली मैंने देखा है कि हम लोग एज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हम लोग एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते और एग्रीकल्चर ऑफिसर जो है वो अपने आप से कुछ ना कुछ करता रहता है। तो जैसे ही ये एक इंडिकेटर के रूप में आ गया, और कृषि के काफी सारे इंडिकेटर्स है, देयर आर 7-8 इंडिकेटर्स, तो कई ऐसे चीजें थे कि तब तक मेरा ऑलरेडी 5-6 इयर्स इन द फील्ड हो चुका था, पर मुझे नहीं पता था कि ये एक एमएसपी है, ये सब चीजें हमें देखनी होती है। तो जैसे ही डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कोई चीज को मॉनिटर करने लगता है उसका परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है। तो मॉनिटरिंग काफी अच्छी हो गई, और जो इन्वॉल्वमेंट है, जैसे कोलैबोरेशन किया, कन्वर्जेंस किया बाकी डिपार्टमेंट से, जैसे किसी एरिया में द एग्रीकल्चर आउटपुट अच्छी नहीं थी, आउटपुट अच्छी नहीं थी, तो हम लोगों ने जल सिंचन विभाग है, इरिगेशन विभाग है, उससे कन्वर्जेंस करके वहां पे अलग अलग टाइप के ड्रिप इरिगेशन स्कीम्स है, स्प्रिंकलर इरिगेशन स्कीम्स है, ऐसे स्कीम्स इंट्रोड्यूस किए। तो जो इरिगेशन है या हेल्थ के केस में टीसी सिमदेगा जी ने ऑलरेडी बताया है, हेल्थ के केस में अगर आप हॉस्पिटल्स देखेंगे तो हर एक चीज में निश्चित रूप से जो बदलाव है वो अगर 2018 का आप कंपेयर करेंगे अभी 2022 में, अप टू द फील्ड लेवल, अप टू द कॉमन मैन लेवल आपको दिखेगा। चलिए, ये अच्छी बात है कि जमीन पर
बदलाव देखने को मिल रहा है। लेकिन सुशांत जी, अगर मैं झारखंड की बात जानना चाहूँ, क्योंकि वित्तीय समावेश और कौशल विकास, इस पे भी खासा जोर है। अगर हम आकांक्षी जिलों की बात करते हैं, क्या आप बदलाव देख रहे हैं? खास तौर से अगर जल संसाधन की मैं बात करूं, इस स्थिति में क्या स्थिति है झारखंड में? देखिए, वित्तीय समावेश के एंगल से अगर बोला जाए तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लूंगा जो हमारे यहाँ GSLPS या बहुत जगह आजीविका कहा जाता है, या हम लोग कहते हैं सखी मंडलों का SHG का जो ग्रुप होता है, ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ा अभियान है जिसके माध्यम से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि करीब करीब हर घरों की कोई ना कोई महिला एक संगठन से जुड़ी हुई है, और वो संगठन कोई विलेज लेवल पर VO बन जाता है और उसके ऊपर क्लस्टर लेवल पर है। और सरकार के द्वारा जो वित्तीय फंडिंग वहां दी जाती है वो उस माध्यम से उनके यहाँ तक जाता है जिस प्रोफाइल में उन्होंने ज्वाइन किया है, उसी प्रोफाइल का वो प्रोजेक्ट लेते हैं। जैसे कोई बकरी पालन करता है, मुर्गी पालन करता है, कोई सब्जी लगाता है, कोई अपने आप ब्यूटिशियन में काम करता है। तो ये वित्तीय समावेशन दो चीजों में जुड़ा हुआ है, स्किल डेवलपमेंट। और ये बच्चे हमारे यहाँ RCT में ट्रेनिंग करते हैं, बच्चे हमारे यहाँ हैंडलूम में ट्रेनिंग करते हैं, बच्चे हमारे यहाँ कोई चीज के लिए प्रोफाइल के एंगल से महिलाएं जुड़ती हैं। स्किल डेवलपमेंट के बाद अगर राइट टाइम पर उसको फाइनेंशियल इंक्लूजन हम करते हैं तो वो जो है वो मैजिक हम लोग एक्चुअली देख पाते। दिस इज द मैजिक जो ग्राउंड डिमांड करता है, और ये सब जब तक जन भागीदारी ना हो संभव नहीं है। जैसे अगर कहें तो इम्यूनाइजेशन, या अगर हम कहें ANC चेकअप जो गर्भवती महिलाओं का है, तो आपका पहले इससे पिछले सवाल पर भी हम कह सकते हैं कि आप बोलते हैं कि इसके इम्पैक्ट क्या हुआ जनता पे। अगर मान लिया कि बहुत इनकम बढ़ गया, तो इनकम बढ़ गया तो ये हुआ कि अब वो हॉस्पिटल जाता है, एक दिन की वो अपनी दैनिक मजदूरी छोड़कर वो हॉस्पिटल आकर अपने इलाज कराकर वो जा सकता है। पहले वो छोड़ने में उसके पास क्षमता नहीं था, तो ये सबसे बड़ा उसके लिए विकास हुआ है। अगर एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट को हम देखें, उसके पास डिस्पोजेबल इनकम बढ़ता है, ही कैन टेक सम चांस, ही कैन टेक अ रिस्क। अब वो बाइक खरीद कर वो अपने यहाँ से बेचेगा, ना कि व्यापारी उसके यहाँ आके खरीदेगा। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं जो जुड़कर एक बड़ी कहानी बनती है, और ये सब अभी इन द प्रोसेस है। वी मस्ट कंटिन्यू इट फॉर नेक्स्ट फ्यू इयर्स, जिसके तहत हम लोग इस चीज को जो इसके इंटायरिटी में जो इन्विजन किया गया है, वही उसको हम 2030 तक करीब इसको बहुत बेहतरीन तरीके से देख पाएंगे। बस अब कि इसी मोमेंटम को, इसी कन्वर्जेंस, इसी कंपटीशन, इसी कोलैबोरेशन मोड को हम लोग कंटिन्यू रखें, और नीति आयोग के माध्यम से हम लोग इसे पूरी तरह से ध्यान दे सकें। बिल्कुल सुशांत जी, आपने एक महत्वपूर्ण बात कही, जन भागीदारी की। कोई भी योजना तभी कामयाब होती है जब उसमें जन भागीदारी हो। लेकिन राकेश जी, मैं आपसे दो सवाल करूंगा और मैं चाहूंगा आप संक्षेप में उनके मुझे उत्तर दें, समझाने की कोशिश करें कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया देश के 117 जिलों में हाईवे बनाने के लिए एक योजना पे काम कर रही है। क्या बदलाव इन आकांक्षी जिलों में इससे आएगा? और दूसरा, राज्य और केंद्र के बीच समन्वय, ये ठीक है, नीति आयोग इसके निगरानी कर रहा है, देखरेख कर रहा है इस आकांक्षी जिलों में विकास कार्यों की, उस समन्वय को आप कैसे देखते हैं? जहाँ तक नेशनल हाईवे का सवाल है, 117 जिले में जोड़ने की बात है। अगर जिले ऐसे हैं जहाँ की आर्थिक विकास हो रहा है, तो सड़कों से जोड़ेंगे तो हमेशा अच्छा ही होगा और बहुत का असर पड़ेगा इन जिलों में। और जिन जिन जिलों में ये सड़कें ज़्यादा बनेंगी, क्योंकि रोड्स आर द फर्स्ट, पहले डेवलपमेंट के आउटपोस्ट होते हैं और इनेबलर होते हैं। यहाँ तक आपने बात किया, शायद मैं अपनी बात आपको फिर से बताना चाहूँगा कि देखिए, ये एक टीम कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि ये जिले का कार्यक्रम है या नीति आयोग का कार्यक्रम है या राज्य सरकार का है या केंद्र सरकार का है। एक जो बहुत बड़ी भावना, मैं तो उसमें केवल राज्य सरकार नहीं जोड़ूंगा, इसमें बहुत सारे डेवलपमेंट पार्टनर हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट के साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, पहले भी कर रहे थे, लेकिन आज जब वो हमारे पास आते हैं, हम कहते हैं कि आप जिले अधिकारी से पूछिए कि उनके जिले में उनके साथ मिलकर सबसे अच्छा आप क्या काम करेंगे। राज्यों के साथ, जहाँ तक मुख्यमंत्रियों ने, चीफ सेक्रेटरी महोदय ने, और जो अपने अपने विभाग के जो राज्य के अफसर होते हैं, उनके साथ नियमित बैठकें होती हैं। अगर राज्य सरकार इस प्रोग्राम को तवज्जो ना दें तो ये प्रोग्राम तो आगे बढ़ेगा ही नहीं, क्योंकि राज्य सरकार की तो सबसे अहम भूमिका है इसमें। और हमें इस बात को, इसकी बड़ी खुशी है नीति आयोग को कि इसमें सभी राज्य सरकारों से सहयोग मिलता है और एक प्रॉपर टीम बनता है। पहली चीज तो वो ऐसे जिला अधिकारियों को लगाते हैं जो सबों में अच्छे हों, यंग हों, डायनेमिक हों, और नहीं तो बहुत जोश हो, किसी भी उम्र के हों लेकिन जोश बहुत हो। तो आपके सामने आप जाकर देखें इन जिलों में, तो आपको हर जगह ऐसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या राकेश जी, मिलेंगे
जो बहुत ही एक चीज मैं आपसे और जानना चाहता हूं राकेश जी, क्योंकि पानी का मुद्दा है, हर घर को जल एक सरकार का बड़ा ये कार्यक्रम है, इस दृष्टि से क्या बदलाव हो रहा है? देखिए, पानी, जहाँ तक जल जीवन मिशन का सवाल है, वहाँ तो टारगेट तय है और हमने यह निश्चित करा है कि इसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट किसी भी डिस्ट्रिक्ट से पीछे ना जाएं, बल्कि उसमें आगे रहें। तो जो इनके जो समय सीमा और जो टारगेट तय है, उस टारगेट के हिसाब से काम हो रहा है। तो ये इसमें आप देखेंगे कि अगले 2 वर्षों में इसमें खासा बदलाव आएगा। ऑलरेडी इनके आंकड़ों में काफ़ी सुधार है। जी, चलिए राकेश जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। बरनाली जी, सुशांत जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो हमारे इस कार्यक्रम में आज इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।